हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोज सर पर। तो आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं हम क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 4.1 चैप्टर आपका 4, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर, अब आपको पता होना चाहिए कि दो चर किसे कहते हैं। अब आपको ये पता है कि हमारे पास चर और अचर दो राशियाँ होती हैं, ठीक है। चर और अचर दो पद होते हैं। अब इसमें चर क्या होता है? अचर अचर आपकी जो भी संख्या रहती हैं, आपकी कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी संख्या, जैसे 1 2 3 -4 A to Z, जो भी संख्या आपकी होती हैं जिनको आप गिन सकते हो, उसको हम बोलते हैं अचर पद, ठीक है। और चर पद क्या होते हैं? आपके एक्स वाई जेड, जो भी ये ए बी सी अल्फा बीटा गामा जो भी आप देखते हैं, ये सारे कैसे पद हैं? चर पद हैं। तो एक जो डाउट आपका होगा कि चर क्या है और अचर क्या है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं कि अब बोला है दो चर वाले। अब दो चर कब होंगे? अब आपको पता है कि ये आपका x क्या है? चर है। ऐसे ही y क्या है? चर है। तो जब ये दोनों एक साथ एक समीकरण में आएंगे, मान लो x y आ गया, x + y आ गया, तो ये कितने चर हो गए? इसमें दो चर। दो चरों वाले रैखिक समीकरण है चैप्टर का नाम। तो यहीं से आपका जो बेसिक है दो चर से रिलेटेड, वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब जरूरी नहीं कि x और y लो, आप a + b भी ले सकते हैं, b + c कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा + बीटा भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया कि दो चर कब होंगे और एक चर किसे कहते हैं, चर और अचर क्या है, ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं सीधा इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखना है। यानी एक हमें समीकरण बनाना है, जो कि आपको यहाँ एक कंडीशन दे रखी है कि ये चीज़ है आपके पास, और बोला है कि दो चर वाला एक रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कब होता है? जब देखो सिंपल आपका क्या हो, 2x + 3y हो = 10। इसको आप क्या बोलोगे? एक रैखिक समीकरण बोलोगे। रैखिक समीकरण कब होता है? जब कहीं पे घात ना देखने को मिले आपको। अगर घात में आ जाएगा तो वो आपका रैखिक समीकरण नहीं होता है, फिर वो घातीय समीकरण बन जाता है। अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे मैक्सिमम घात कितनी है, तो आप बोलोगे 3, तो ये समीकरण कैसा है? त्रिघातीय है। अगर मैं यहाँ से 3 हटा दूँ तो आप बोलोगे ये समीकरण कैसा है? द्विघातीय है। और यहाँ से अगर मैं ये 2 भी हटा दूँ तो तब आपका ये जो समीकरण मिलेगा, ये आपको रैखिक समीकरण मिलता है। अब जरूरी नहीं सामने 2 हो, सिंपल आपका x + y भी हो सकता है, इधर कुछ ना हो, इधर आपका 0 होगा, तो भी ये आपका क्या होगा? रैखिक समीकरण होगा। तो ये समझ में आ गया कि रैखिक समीकरण कब होगा। तो जैसे अब क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन से हम देखते हैं, हमें दो चीज़ें दे रखी है। एक दे रखा है हमको नोटबुक और दूसरा दे रखा है कलम। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि हमें देखो, यहाँ तो हमें दो चर मानने ना, दो चर मानने। पहले x किसको, यानी आपको चाहे x या y जो मानना है वो अपर डिपेंड है। मैं यहाँ पर x और y लेकर के सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कहा है एक कलम है और एक नोटबुक है। तो पहले मैं एक चीज़ को मान लेता हूँ। तो पहले देखते हैं कौन सी चीज़ किस पर डिपेंड कर रही है, कौन सी चीज़ किससे जुड़ी हुई है। जैसे मान लो मैं बाजार गया, मैंने बाजार से क्या लिए? 1 दर्जन केले लिए, ठीक है। अब मुझे 1 दर्जन केले का रेट पता है और मैंने सेब पूछा, तो सेब के बारे में पूछा, तो दुकानदार ने मुझे ये कहा कि केले के रेट से 2 गुना है। यानी आपने जितने में केले लिए उससे 2 गुना रेट सेब का है। तो मैं जो सेब है वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं? केलों पर डिपेंड कर रहे हैं। ऐसे ही मुझे पहले यहाँ से वो चीज़ निकालनी है कि कौन सी चीज़ किस पर डिपेंड कर रही है। जरूरी नहीं बच्चों यहाँ रैखिक समीकरण देना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब आप क्लास 10th में जाओगे, वहाँ ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट वहाँ पे पूरा सॉल्यूशन निकालना होगा। तो अगर आप समीकरण नहीं बना पाएंगे तो उसको सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ताकि आने वाले टाइम में आप इसको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही सरलता से कर सकें। तो यहाँ देख लेते हैं कौन किस पर डिपेंड कर रहा है। नोटबुक कलम पर डिपेंड कर रहा है। देखो, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से, अगर मुझे कलम की कीमत पता हो तो मैं नोटबुक की कीमत आपको बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि क्या है, कलम की कीमत से 2 गुनी है। कौन? नोटबुक। तो पहले मानेंगे, माना किसको मानेंगे? कलम की कीमत को। माना कलम की कीमत। अभी मैं इसको दूसरा तरीके से भी आपको बताऊंगा, इसका दूसरे तरीके से आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। माना कलम की कीमत, अब हमको पता है हम कोई भी चीज़ खरीदते तो किस में आती है? रुपए में आती है। अब कलम की कीमत x रुपए है, तो नोटबुक की कीमत क्या हो जाएगी? लिख लेते हैं, नोटबुक की कीमत को मान लेते हैं हम y रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? y कर लेते हैं। अब सिंपली अब हमें क्या बोल रखा है? जैसे प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या रखा है लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रश्नानुसार नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। ये चीज़ लिख लेते हैं, नोटबुक की कीमत बराबर कलम की कीमत से 2 गुनी, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं नोटबुक की कीमत आपकी कितनी है। नोटबुक को आपने क्या माना है? y रुपए, और कलम की कीमत क्या है? यहाँ पर था x,
ठीक है, हमने x लिखा, कलम की कीमत कितनी गुनी है, 2 गुनी, तो यहाँ पे हमने कर दिया 2 गुना, यानी यहाँ से जो आपका समीकरण निकल के आ जाएगा y बराबर कितना आ गया 2x। अगर आप इसको समीकरण के रूप में बनाना चाहे तो y को आप उधर ले जाओ, रैखिक समीकरण बनाना है हमें, तो y को हम उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका 2x अपनी जगह रहेगा, प्लस का y उधर जाके माइनस का y हो जाएगा, और बराबर के इधर यहाँ पे क्या बचा 0 बचा। तो ये आपका बन के आ गया क्या रैखिक समीकरण। और यही चीज़ हमसे पूछी गई थी क्वेश्चन में कि रैखिक समीकरण बनाकर दिखाइए। और यही मान लो आपको दूसरे तरीके से करना है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कलम की कीमत ना मान करके पहले आप नोटबुक की कीमत मान लो, माना नोटबुक की कीमत बराबर x रुपये, कलम की कीमत मान लोगे आप y रुपये, यहाँ पे आ जाएगा कलम की कीमत y रुपये। फिर क्वेश्चन जैसे लिखा है वैसे लिख लें, नोटबुक की कीमत बराबर कलम की कीमत से 2 गुनी। तो यहाँ पे कलम की कीमत जगह भी आप नोटबुक ले रहे हो, नोटबुक की यहाँ पे आ जाएगा x, फिर कलम आपने y माना तो यहाँ पे हो जाएगा 2y, तो यानी जो समीकरण निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो वो भी आपका रैखिक समीकरण हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो बट आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट आपने ये वाला मेथड देखना है, इसी से आपने पूरा सॉल्यूशन लिखना है। सिर्फ आपसे रैखिक समीकरण पूछा तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं बच्चों सेकंड नंबर यहाँ कहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c के रूप में, यहाँ पर इसको मैं लाइन दे देता हूँ इसके नीचे अंडरलाइन, क्योंकि यही चीज़ इंपॉर्टेंट है पूरे क्वेश्चन में, के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b और c का मान बताइए। अब इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ a b c का मान पूछा है, आप कैसे निकालेंगे थोड़ा सा पहले बेसिक समझते हैं, उसके बाद आप फिर खुद से अपने आप इस क्वेश्चन को करने लग जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ आप देख रहे होंगे ax प्लस by प्लस c है, यहाँ पर आपको x दिख रहा है, y दिख रहा है। अब हर क्वेश्चन में आपको x y जरूर देखने को मिलेगा, देखेंगे यहाँ x y है, यहाँ पर x y दिख रहा है, x y, हर क्वेश्चन में आपको x y दिख रहा है। तो सिंपल हमने क्या करना है, जो आपको समीकरण दे रखा है उसको बराबर रखना है इसके, और a b c का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, बराबर के इस साइड यानी राइट साइड, अगर यहाँ मैं बात करूँ बराबर के राइट साइड में, इक्वल के राइट साइड में जो भी संख्या जो भी पद आपको दे रखा है, सबसे पहले उसको उठाओ और लेके आ जाओ लेफ्ट साइड में। कहाँ लेके आना है, लेफ्ट साइड में लेकर के आ जाना है। अब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो चिन्ह भी बदलेंगे, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि जब आप बराबर के इस साइड लाओगे, जैसे ये प्लस का 9.35 बार है, देखो कभी भी दशमलव के बाद आप संख्या पढ़ते हो तो उसको 35 नहीं पढ़ोगे, 36 नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, पॉइंट सिंगल पढ़ोगे, 9.35। ठीक है, अगर यहाँ पे 100 है तो 100.35 इस तरह से पढ़ोगे, और ऊपर बार लगा तो 9.35 बार। तो यहाँ पे 9.35 बार को उठा के पहले लाना है किधर, बराबर के दूसरी साइड। तो देखते हैं क्या आएगा, फिर ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, और देखो प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 9.35 बार। इक्वल में देखो आपको क्या रखना है, 0 रखना है, क्योंकि जब ये संख्या यहाँ से उठ के दूसरी साइड आ जाएगी तो इधर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, यानी 0। तो हमने इक्वल के बराबर क्या ले लिया, 0। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो भी संख्या बराबर के राइट साइड में उसको लेकर के आना है लेफ्ट साइड में। फिर अगला काम क्या करना है, आपको तुलना करनी है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। अब उसको लिख लो यहाँ पे, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण, या सीधे सीधे लिख देते हैं समीकरण की तुलना। समीकरण की तुलना किससे करने पर, ax प्लस by प्लस c से करने पर, c से। अब यहाँ पे ये चीज़ आप लोग बच्चों खुद लिख लेना, मैं डायरेक्ट खाली उसके नीचे लिख देता हूँ जो जिससे तुलना करनी है। ये लाइन आपने एक जरूर लिख देनी है कि समीकरण की तुलना ax प्लस by प्लस c से करने पर। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे अब देखो इसकी तुलना किससे कर रहे हैं हम, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ 0 के बराबर में 0 आ गया, ax की जगह 2x, by की जगह 3y, और प्लस यहाँ c की जगह 9.35 बार। अब यहाँ जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ समझने के लिए, आप उसको क्वेश्चन में कट नहीं करेंगे। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे देखो दोनों में क्या चीज़, ये पहले में क्या चीज़ आपको सेम दिख रही है, तो आप बोलोगे यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो मैं बोलूँगा आपको x से x काट दो। देखो यहाँ a बचा, ऊपर 2 बचा, तो सिंपल यहाँ पे a बराबर कितना निकल के आ गया, 2। ऐसे ही आगे फिर यहाँ देखो बोलूँगा, यहाँ आपको क्या सेम दिख रहा है, आप बोलोगे y दिख रहा है सर जी। यहाँ देखो y से y कट हो गया, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर आप नीचे क्या बचा, b, और ऊपर कितना बचा आपके पास, प्लस का 3। ऐसा भी यहाँ देखो, यहाँ पे c है और ऊपर संख्या दे रखी है, कुछ कटने जैसा है नहीं, कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ देखो हम लिखेंगे c, और ऊपर देखो कैसा है, माइनस का 9.35 बार। कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में इसको ये कट करके नहीं दिखाना है बच्चों, ये कट नहीं होते हैं, हम सिर्फ तुलना करते हैं। तुलना करने पर सिर्फ हमें a b c का मान बताना था। तो आप क्वेश्चन में जब आप इसको नोटबुक में नोट करेंगे, ऐसे ये कट करके आप नहीं दिखाओगे, सिंपल वहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0 लिखोगे, और उसके नीचे लिखोगे समीकरण की तुलना ax प्लस by प्लस c से करने पर।
जब आप कंप्लीट तुलना कर लोगे उसके बाद डायरेक्ट यहाँ देखोगे ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर माइनस का 9.35 बार। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब ऐसे ही जल्दी जल्दी हम करेंगे बाकी के क्वेश्चन। यहाँ डायरेक्ट मैं कर लेता हूँ तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। समीकरण ऊपर पहले लिखा हो तो मैं समीकरण को यहाँ दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, और यहाँ पे ऑलरेडी बराबर के इधर ही है सब कुछ, बराबर की तरफ हमें कुछ नहीं लाना है। तो यहाँ देखो एक्स से एक्स कैंसिल, ए बराबर देखो अब यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 1। यहाँ पे देखो अगर मैं 1 की गुणा एक्स में करा दूँ तो वापस वो एक्स ही बनेगा। तो यहाँ पे अगर एक्स से एक्स कट जाए तो ए बराबर कितना बचेगा 1, कॉमा फिर भी यहाँ पे वाई है और ऊपर देखो वाई है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो y/5 माइनस का y/5 को हम लिख सकते हैं माइनस का 1/5 गुणा में y। अब देखो इस y से ये y कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 1/5। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस का 1/5। ऐसे अब c का मान आप लोग मेरे को बताओ जल्दी से क्या निकल के आएगा। देखो यहाँ पर c और यहाँ पर कितना है -10। तो ये भी हो गया आपका कंप्लीट। कौन सा नंबर? सेकंड नंबर। चलते हैं थर्ड नंबर की तरफ। बराबर के राइट साइड में 6 है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कितना माइनस का 6 = 0। तुलना करनी है किससे? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो जल्दी से बताओ यहाँ पे a का मान क्या निकलेगा? आप बोलोगे कितना? देखो x से x खत्म, a बराबर बचेगा -2। b का मान कितना? 3। c का मान कितना? -6। देखो कितना सरल है abc का मान निकालना। देखो x से x खत्म, a बराबर बचा -2, y से y खत्म, b बराबर 3, c बराबर -6। खत्म नहीं हो रहा, सिर्फ हम तुलना करने हैं, फिर पता चले एग्जाम में आप लिख के आ रहे हो कि हमने इसको काट दिया। चलते हैं फोर्थ नंबर की तरफ। अब यहाँ पे देखो बराबर के उधर आपका कितना है 3y है, उसको लेकर के आओ पहले लेफ्ट साइड में। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y। इधर कुछ बचा नहीं बचा, हमने लिख लिया 0। फिर लिखेंगे हम ax प्लस बी वाई प्लस सी से क्या करने पर? तुलना करने पर। x से x खत्म, फिर यहाँ पे a बराबर बचा 1 जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले किया था। y से y खत्म, b बराबर बचा आपका कितना -3। और c वाला पद देखो लो यहाँ पे है नहीं, पहले आपका देखो ये था x था y था फिर संख्या थी। अब यहाँ पे x है y है बट संख्या नहीं है, यानी संख्या की जगह पे कितना आ जाएगा, यानी c बराबर हो जाएगा आपका 0। कंप्लीट। चलते हैं फिफ्थ नंबर की तरफ। फिफ्थ वाला देख लेते हैं कितना आसान है। माइनस का 5y है, उसको उठा के लाओ किधर? बराबर के दूसरी साइड। ये हो जाएगा प्लस का 5y बराबर में आ जाएगा 0। यहाँ पे फिर से ax प्लस बी वाई प्लस c = 0। x से x खत्म, a बराबर बोलोगे कितना 2, y से y खत्म, b बराबर बोलोगे आप 5। देखो इस y से y खत्म, b बराबर बचा 5 और c बराबर देखो अब यहाँ पे फिर से संख्या नहीं है हमारे पास, अचर पद नहीं है, तो c बराबर कितना हो जाएगा 0। 6 नंबर देखते हैं। अब यहाँ पे सब कुछ पहले ही ऑलरेडी इधर है तो इसको लिख लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करने पर। ये अपनी लाइन लिख लेनी है। x से x खत्म, a बराबर बचेगा कितना 3। अब यहाँ पे देखो y वाला पद है ही नहीं, तो यहाँ पे आप b बराबर कितना लिखोगे 0। ऐसे ही अचर पद आपके पास कितना है c बराबर 2। जो संख्या होती है मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था चर और अचर क्या होता है। ऐसे ही यहाँ पे y-2 पहले ही बराबर के दे, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करने पर x वाला पद आपको दिख नहीं रहा है, तो यानी सिंपल आप लिखोगे a बराबर 0। y की जगह पे यहाँ पे देखो y से y खत्म, तो y बराबर कितना बचेगा 1 ही, आपको मैंने अभी ऊपर बताया था। ठीक हो गया। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, यानी c संख्या। यहाँ पे देखो c आपका कौन सा पद होता है? अचर पद होता है। अचर पद के लिए यहाँ पे कितना मान दे रखा है -2। कंप्लीट। लास्ट वाला देखते हैं। देखो प्लस का 5 है, इसको उधर ले जाओ, बराबर के उधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, बात एक ही रहेगी। तो यहाँ पे 2x मैंने लिखा, प्लस का 5 है उधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 0। फिर से तुलना करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी = 0। x से x खत्म, a बराबर बचा आपका कितना 2। ऐसे ही y वाला पद यहाँ पर अब आपके पास है नहीं, तो b का मान कितना हो जाएगा 0। और अचर पद यानी c बराबर कितना दे रखा आपको -5। ठीक हो गया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट और एक्सरसाइज आपकी 4.1 भी हो चुकी कंप्लीट। आई होप बच्चों पूरी एक्सरसाइज को आप अच्छे से समझ गए होंगे और कहीं पे भी आपको डाउट नहीं रहेगा होगा। फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट रहेगा हो आपको तो एक प्यार से कमेंट डाल देना कि सर ये वाला स्टेप, ये वाला क्वेश्चन का ये पार्ट हमको समझ में नहीं आया। तो चलते हैं अब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।